ये बहुत यस अच्छा सर। तरीका है ये कैलकुलेट करने का। आपको इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कोई बताता है तो आपको टाइम पता चल जाएगा, टाइम बताता है तो इंटरेस्ट रेट पता चल जाएगा। और ये इन्वेस्टमेंट में बहुत इस्तेमाल होता है। जनरली हमारे घर वाले पूछते हैं कि भाई मैंने इतने एफडी में पैसा लगाया है, ये कितने समय में डबल होगा। तो लंबा चौड़ा फार्मूला आपको यूज़ नहीं करना है। ये ट्रिक लगाइए, आपको जल्दी से आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पेपर में स्पीड टेस्ट करनी होती है। वहाँ पे 1 घंटे में 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अगर आप प्रॉपर फार्मूला लगा के सब करेंगे तो ज़्यादा लगेगा समय। तो इसलिए ये एक ट्रिक बनाई गई है आसानी से करने के लिए। अब आप A=P1+R/100 की पावर n करते बैठेंगे तो पता ही नहीं पाएंगे, आधे घंटे 1 घंटे इसी क्लास में ख़त्म हो जाएगा। आप खाली इंटरेस्ट और टाइम पीरियड ही कैलकुलेट कर पाएंगे। और हमें जल्दी जल्दी निकालना है, अगर हमें कोई एग्जांपल लेना है तो जल्दी जल्दी करना है। तो जल्दी करने के लिए ये 72 का रूल मैंने आपको बता दिया। तो ये आप लिख लीजिए, यस सर। रूल ऑफ 72 फॉर्मूला T=100/72/R, या R=72/T। ये T स्टैंड फॉर नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड इट विल टेक फॉर द इन्वेस्टमेंट टू डबल, और R द इंटरेस्ट रेट और रेट ऑफ रिटर्न पर पीरियड एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। ये प्रॉपर लिख लीजिएगा। रूल ऑफ 72 आप लोग सीख चुके हैं। आपने एक स्टेप और आगे बढ़ा लिया स्टॉक मार्केट लर्निंग का। इंडेक्स के बारे में आपको सिखाने जा रहा हूँ। इंडेक्स क्या होता है पहले ध्यान से समझ लीजिए। हमारी कंट्री में मेन 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसको हम लोग सेंसेक्स कहते हैं। सेंसेक्स का फुल फॉर्म है सेंसिटिविटी इंडेक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं संवेदी सूचकांक। सेंसेक्स का नाम नोट कर लीजिएगा, सेंसिटिविटी इंडेक्स कहते हैं उसको, या हिंदी में कहते हैं संवेदी सूचकांक। क्यों इसका नाम सेंसिटिविटी इंडेक्स क्यों रखा गया है, क्या रीज़न होगा इसके पीछे? फ्लक्चुएशंस पता करने के लिए, मतलब। हाँ, बिकॉज सेंसेक्स इज़ वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स वेरियस र्यूमर्स एंड न्यूज़। जरा सी कोई न्यूज़ आई, कोई र्यूमर्स आया, वो एकदम से हिलने डुलने लगता है। बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है। जरा सा कुछ भी होता है उसके ऊपर तुरंत असर पड़ता है, और बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने लगता है वो। ऐसे लोग जो हैं उसी को हम लोग कहते हैं, इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया है सेंसिटिविटी इंडेक्स, संवेदनाओं पे चलता है। और एक और रूल याद कर लीजिएगा हमेशा इन्वेस्टमेंट में, अगर आपको सफल होना है, ये रूल ज़रूर नोट कर लीजिएगा अपने पास सारे लोग। बाय ऑन र्यूमर, सेल ऑन न्यूज़। बाय ऑन र्यूमर, सेल ऑन न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इंडेक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में। सेंसेक्स आप लोगों को पता ही है, आपने सेंसेक्स में कितनी कंपनियां होती हैं? 30, निफ्टी में कितनी कंपनियां होती हैं? 50। 50 कंपनियां होती हैं, ठीक है। तो ये जो 30 और 50 का जो सिलेक्शन होता है, ये किस बेसिस पे होता है कि कौन सी 30 कौन सी 50 उसमें रखी जाएंगी? इनका क्या बेसिस क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है? क्योंकि हिंदुस्तान में स्टॉक मार्केट में तो 5000 कंपनियां लिस्टेड हैं। ऑन व्हाट बेसिस दीज पर्टिकुलर 30 और 50 कंपनी सिलेक्टेड फॉर इंडेक्स? मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन ये एक पैरामीटर हो सकता है। किस स्टॉक का प्राइस सबसे ज़्यादा है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है? MRF स्टॉक प्राइस 82,900 रुपीज़ का एक सिंगल शेयर। 5 ईयर ग्राफ में इसका जो हाई है वो 92,000 का है। ये अभी अपने हाई से लगभग 10,000 नीचे चल रहा है। 22 जनवरी 2021 को इसका जो हाई था वो 93-94,000 के आसपास ही चल रहा था। अब हम लोग ने निकाल लिया है सेंसेक्स में जो लिस्टेड कंपनियां हैं, ये इसकी लिस्ट रही 30 कंपनियों की। इन्फोसिस, टाटा, रिलायंस, ICICI, SDFC, SCL, भारती, इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्सन एंड टूब्रो, टेक महिंद्रा, एक्सिस, ITC, बजाज ऑटो, ONGC, टाटा स्टील, NPTC, एशियन पेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिड, बजाज फिनसर्व, टाइटन, नेस्ले, अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मा, बजाज, मारुति, HDFC कॉर्प, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोटक महिंद्रा बैंक। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सबका। आप लोग ने जो बताया था बिल्कुल सही बताया था। जनरली जो टॉप की 30 कंपनियां होती हैं वही सेंसेक्स में होती हैं, टॉप की 50 कंपनियां होती हैं वो निफ्टी में होती हैं। जो टॉप की 30 कंपनियां सेंसेक्स में लिस्टेड हैं वही सेम की सेम रिप्लिकेट होके आ जाएंगी निफ्टी में। तो शेयर प्राइस ज़्यादा होने से हम ये नहीं कह, मैं इतनी देर से आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। शेयर प्राइस ज़्यादा होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होगा ये तय नहीं होता है।
बड़ी कंपनी इस बात पे बड़ी नहीं होती है उसका शेयर प्राइस ज़्यादा है। अब मान लो मैं एक कंपनी बनाऊं जिसकी इक्विटी टोटल 10 लाख की है और मैं 1-1 लाख के 10 शेयर इशू कर दूं, तो क्या मेरा अंशुमान दीक्षित की कंपनी क्या हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी? उसका 1 लाख रुपए का शेयर होगा? नहीं होगा ना ऐसा। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज समथिंग एल्स एंड स्टॉक प्राइस इज समथिंग एल्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक प्राइस पे डिपेंड करती है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, नोट करिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू स्टॉक प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इशूड शेयर। इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। तो अगर किसी कंपनी के शेयर बहुत कम इशू किए गए हैं तो उसका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि किसी भी शेयर के स्टॉक प्राइस को देख के हमें ये बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि वो कंपनी का साइज़ कैसा है। सब लोगों को क्लियर हो गया? एक कोई क्वेश्चन मैंने कहा था कि नोट कर लो, बाद में पूछना, क्या था वो? बता दीजिए, ये रूमर्स और न्यूज़ में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? दोनों तो बहुत क्लोजली लिंक्ड है। बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज़ का क्या मतलब हुआ? जैसे अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देते हैं। रूमर्स मतलब अफवाह, न्यूज़ मतलब कुछ अच्छी खबर आई, तो न्यूज़ मतलब न्यूज़ से यहाँ पे मतलब है कि कुछ अच्छा खबर चल रहा है मार्केट में। जनरली हम लोग क्या करते हैं, 99.99% इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, दे यूज टू बाय स्टॉक ऑन न्यूज़ एंड सेल ऑन रूमर्स। मतलब जो मैंने सेंटेंस लिखाया उसका उल्टा करते हैं। दे जनरली बाय स्टॉक्स ऑन न्यूज़ एंड सेल ऑन रूमर्स। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि जब किसी शेयर के ऊपर बहुत अच्छी खबर आती है, अच्छा ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसी खबर आती है, तब वो उसको बाई कर लेते हैं, अरे कि ये बहुत अच्छा बढ़ेगा। और जब कोई ख़राब खबर आती है तब वो उसको बेचते हैं। मिस्टर मार्केट दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट हैं और वॉरेन बफेट ने इसका नाम स्टॉक मार्केट को मिस्टर मार्केट बोला है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे अभी पैंडेमिक का टाइम चल रहा था, तरफ से रूमर आ रहा था कि अब ये फैल रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत तबाही मची हुई थी। तो तब क्या होता, तब ये जो आपने को सेंटेंस लिखाया था उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए था? बाय करना चाहिए था। अच्छा 2007-8 में जब लेमन क्राइसिस आया था, सब प्राइम क्राइसिस आया था और स्टॉक मार्केट 21 से घट के 7000 पे आ गया था, उस समय लोगों को क्या करना चाहिए था? लेकिन लोग क्या कर रहे थे? सेल। यही है बिहेवियरल फाइनेंस। स्टॉक प्राइस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 261 USD। स्टॉक प्राइस ऑफ HP लैपटॉप बनाता है, $28। currently trading at $28.22. स्टॉक प्राइस ऑफ फेसबुक 332 in USD। common stock is currently Stock trading at price of $332.75. नोट करते Apple is रहिएगा ये। currently trading at $131.29. स्टॉक प्राइस ऑफ अमेजॉन Amazon.com is currently trading at थोड़ा महंगा है। $3,493.48. स्टॉक प्राइस ऑफ टेस्ला Tesla is currently trading at $615.37. तो मतलब एक चीज़ हमें समझ में आई, $10 से लेके $2-3 तक के बीच में शेयर प्राइस वेरी करते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सभी के जो स्टॉक प्राइस हैं वो जनरली वेरी कर रहे हैं $10 से लेके $3,000-4,000 तक। स्टॉक प्राइस ऑफ बर्कशायर हैथवे Berkshire Hathaway Inc. Class A is currently trading at $413,184.50. $4,13,000 के आसपास, $4,13,184। और ये बीच में अभी $4,30,40 के आसपास पहुंच गया था। 1 ईयर का इसका देखो चार्ट, थोड़ा सा नीचे आया है, ये और ऊपर था। 4,39,000 अप्रॉक्स, इसको 39 ही मान लो, एक शेयर है ये। और वॉरेन बफेट साहब के पास इसके करोड़ों शेयर हैं। ये उनकी मेहनत, वो पूंजी है। और जहाँ पे बाकी सारी कंपनियों के शेयर प्राइस, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ऑरेंज और बनाना, सबके जो शेयर प्राइस वो 500, 400, $100 पे ट्रेड कर रहे थे, इन सब बड़ी बड़ी कंपनियों के, इकलौती कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 3,20,00,000 रुपए का एक सिंगल शेयर है। $4,00,000। पता है क्या हुआ था इससे हुआ ये था, नैस्डैक का, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का सिस्टम ही क्रैश कर गया। मतलब उन्होंने जो प्रोग्रामिंग कर रखी थी अपने सिस्टम में, तो वो जिस लेवल पे कर रखी थी कि स्टॉक का प्राइस मैक्सिमम इतना जा सकता है,
ये उसको क्रॉस करके ऊपर चला गया, इसके प्राइस दिखाई देना ही बंद हो गए स्टॉक एक्सचेंज में, उनका सिस्टम फेल हो गया। मतलब उन्होंने कभी सपने में सोचा भी नहीं था कि किसी स्टॉक का, एक इंडिविजुअल स्टॉक का प्राइस 4,20,30,000 डॉलर को क्रॉस कर जाएगा। तो उन्होंने मैक्सिमम वही लिमिट सेट कर रखी थी कि इतना तो हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है, अगले 100-200 सालों में नहीं हो सकता है। लेकिन वो प्राइस वहाँ पहुँच गया, उसको ब्रीच कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज में नैस्डैक ही नहीं दिखाई, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में दिखना ही बंद हो गया वो शेयर, क्योंकि उसके एल्गोरिथम ही फेल हो गए। तो ये एक शेयर ऐसा है वॉरेन बफेट साहब का कि जिसने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के एल्गोरिथम को ही फेल कर दिया। कई दिन फिर उन्होंने ठीक ही किया, अब शायद दिखने लगा है। सर इनके शेयर का प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है? ये क्वेश्चन मैं वेट कर रहा था कोई पूछ। उन्होंने अपने शेयर प्राइस को स्प्लिट नहीं किया है, स्प्लिट ना करने की वजह से उनका शेयर का प्राइस इतना बड़ा है। और दूसरी चीज़, वो नहीं चाहते हैं कि उनकी उल्टे सीधे लोगों के हाथ में जाए जो रोज़ उसकी ट्रेडिंग करें। मतलब वो चाहते हैं ये क्लास 1 शेयर है, मतलब वो अच्छे लोगों के पास ही रहे। आपने देखा होगा कि बिल गेट्स साहब ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई का आधी पूंजी कहाँ लगा रखी है? बर्कशायर हाथवे में लगा रखी है। क्वेश्चन और है इसी के साथ साथ, अगला क्वेश्चन क्या है? हम लोग बात करते हैं मिलियंस बिलियन की। इंडिया में कितना पैसा एक इंडिविजुअल इंसान के पास हो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब जिस तरह से एंशिएंट टाइम में किसी इंसान का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या माना जाता था, ये क्या माना जाता था कि किसी भी इंसान का या महात्मा का या योगी का उद्देश्य क्या है? हाँ, निर्वाण प्राप्ति, बिल्कुल सही बताया, मोक्ष की प्राप्ति करना। उसी तरह से आजकल के समय में मोक्ष की जगह आ गया फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना। फ्रीडम इज इक्विवेलेंट टू मोक्ष प्राप्त करना। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए इंडिया में आपके पास कितने पैसे होने चाहिए? देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम कितने पैसे में आप अचीव करते हैं, एक फ़िक्स अमाउंट नहीं हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि मेरा मंथली एक्सपेंस मान लो 25,000 रुपीज़ है, तो 25,000 रुपीज़ का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को महीने का 50,000 रुपये या 1,00,000 रुपये आने लगे तो मेरे घर का खर्च भी चल जाएगा और मेरा घूमना फिरना, टूर्स ट्रेवल्स, जो भी मुझे लग्जरी करना है, सब चल जाएगा ना। मतलब 25,000 रुपये मेरा टोटल खर्चा है, उसमें मान लो 1,00,000 रुपये मुझे आने लगा, तो अब तो कुछ भी कमी नहीं आएगी ना, यस और नो? तो यानी कि लिए मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम है कि 1,00,000 रुपये महीना मुझे आने लगे। 1,00,000 रुपये महीना आने का मतलब ये हुआ कि साल का कितना हुआ? मान लो 10 लाख रुपए। अगर 1 करोड़ रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिया, उसमें 10% का रिटर्न आ रहा है, तो मुझे 1,00,000 रुपये महीने के लगभग मिल जाएगा। तो यानी मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम 1 करोड़ हो सकता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम 1 करोड़ रुपए है। अब ये बताओ, मुकेश अंबानी साहब के लिए भी 1 ही करोड़ है। उनके घर एंटीला का साल का बिजली का बिल पता है कितना आता है? 19 करोड़ रुपए। 19 करोड़ रुपए उनका बिजली का बिल आता है। पानी का पता नहीं कितना आता होगा। बाकी उनके जो नौकर चाकर उनके घर में लगे हुए हैं, वो पता नहीं कितना आता होगा। आप एक फिक्स अमाउंट कैसे बता रहे थे कि 10 करोड़ 5 करोड़, ये कैसे आप बता पा रहे थे? ये तो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल की लाइफ स्टाइल पे कि उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, प्लस दूसरी चीज़ पे डिपेंड करेगा वो कहाँ रह रहा है। अब एक महात्मा जी हैं, उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? कुछ नहीं है। वो ट्रेन में चलते हैं, टिकट नहीं खरीदते, जहाँ जाते हैं भिक्षा मांग के खाना खाते हैं, जहाँ पहुँच जाते हैं सब सम्मान करते हैं, उनको अपने आप उपहार दे देते हैं, पैसे देते हैं। तो उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम कुछ है ही नहीं। उनके पास उनका बैंक बैलेंस 0। आपने स्वामी रामदेव का सुना है? बाबा जी पतंजलि के मालिक, उनके पास पतंजलि के एक भी शेयर नहीं है। उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम 0 रुपये है। जहाँ भी पहुँच जाएंगे, खाना पीना रहना सब फ्री में है उनके लिए। तो उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम 0 है, 0 अमाउंट है उनके लिए। तो ये डिपेंड करेगा इंडिविजुअल की लाइफ स्टाइल पे। आप लोग ये जो कोर्स कर रहे हैं, इस कोर्स करने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव भी यही है, फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना। और जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग को ये चीज़ बताई नहीं जाती है कभी कि आपको करना क्या है लाइफ में। कभी किसी ने बताया किसी को? होता क्या है, रैट रेस में फंसे रहते हैं। जो बासु ने वर्ड बोला था, हम लोग रैट रेस में फंसे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, फिर शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर उनको पढ़ाते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मर के चले जाते हैं। हमें यही नहीं पता होता तो कर क्या रहे हैं पूरे लाइफ में। आप अपने घर में जो लोग हैं, दूसरे लोग हैं, मम्मी पापा दादा दादी, उनकी लाइफ को देख लो, ऐसा ही हुआ है। बचपन से बच्चे को बता देना चाहिए, भैया आपको मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करने का मतलब आप जितनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लें, उसके बाद आप फ्री हो गए। तो जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाता है तो आपका दिमाग एकदम खुल जाता है कि हाँ ठीक है, अब मेरे पास उतने पैसे हो गए कि मेरे इन्वेस्टेड अमाउंट से ही मेरा खर्चा भी चल रहा है घर का,
मुझे ब्रेड एंड बटर के लिए नहीं स्ट्रगल करना है, मुझे बच्चों की स्कूल फीस के लिए या फिर अपने पॉकेट मनी के लिए या घूमने के लिए किसी से पैसे मांगने नहीं है। अब मुझे सब कुछ मिल गया है, उसके बाद फिर मैं काम करना नहीं बंद करने वाला, काम तो मरते दम तक करना है। वॉरेन बफेट साहब अभी 90 साल के हैं, वो अभी भी डेली ऑफिस जाते हैं, अभी भी CEO हैं, अभी भी उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया है, दिन में 5 घंटे भी पढ़ाई करते हैं। लेकिन वो पढ़ाई काम के लिए नहीं करते हैं, वो पढ़ाई उनको मज़ा आता है, वो उनका पैशन है, वो उनकी हॉबी है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना, आर्टिकल पढ़ना, बैलेंस शीट पढ़ना, ये करने में उनको मज़ा आता है, तो वो अपना हॉबी वर्क कर रहे हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे कोर्स का कि आप करने के आए हैं इस कोर्स में, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना सीखना है। इस कोर्स का नहीं, हर एक इंडिविजुअल इंसान का लाइफ का यही मकसद है कि वो कितनी जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाए। आप कितनी जल्दी ऐसे एसेट जनरेट कर लें जो आपको पैसिव अर्निंग निकाल के दें। आपको ऐसे एसेट क्रिएट करने हैं जो आपके लिए पैसिव अर्निंग निकाल के दें, पैसिव अर्निंग जनरेट करें। ट्राई टू क्रिएट एसेट दोज हैविंग कैपेसिटी टू जनरेट पैसिव अर्निंग्स। मतलब उसके लिए आपको एक्टिवली काम ना करना पड़े, आपको नौकरी करने ना जाना पड़े, आपको अपने दुकान के गल्ले पे ना बैठना पड़े, आपको अपने नौकरों से झिकझिक ना करनी पड़े। आपके अकाउंट में पैसे आपके घर खर्च के भी और आपके लग्जरी, आपके घूमने फिरने एंजॉय करने के लिए भी पैसे आपको हर महीने आते रहें। इसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना। इस कोर्स का भी यही ऑब्जेक्टिव है और हर एक इंसान का जो इस मृत्युलोक में पैदा हुआ उसका बहुत जो मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना। फिर स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव है कि मोक्ष प्राप्त करना। वो पता नहीं कर पाता है कि नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है, तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं महात्मा बुद्ध नहीं हूँ, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, तो मैं वही बता सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से मोक्ष प्राप्त करना दैट मीन्स कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना। ये कंसेप्ट समझ में आ गया अच्छे से सबको। अब करना कैसे है ये मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। क्या करना है वो मैंने आज बता दिया। सेकेंड फॉर्मूला है मार्केट कैप इज इक्वल टू शेयर आउटस्टैंडिंग इनटू स्टॉक प्राइस। तो यही यहाँ पे क्या कह रहा है, आउटस्टैंडिंग मतलब जितने अलॉट किए गए, जितने इशू किए गए, उसी को कहते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ठीक है, मतलब जो मार्केट में हैं, तो शेयर्स अलॉटेड इनटू करंट, जितना मार्केट में जो भाव चल रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चल जाएगा। मैं आप लोगों को सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में बता रहा था, उसी को एक बार फाइनल पॉइंट बता के क्लोज कर देते हैं। किसी भी कंट्री का जो इंडेक्स होता है वो उस कंट्री का बैरोमीटर होता है, ये नोट कर लीजिए। सेंसेक्स एंड निफ्टी कंसीडर्ड एज बैरोमीटर ऑफ आर कंट्री इंडिया, यानी कि किसी भी कोई भी कंट्री होगी उसका जो मेन इंडेक्स होगा उसको उस कंट्री का बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर क्या चीज होती है, पैमाना, इकोनॉमी को नापने का तरीका, इकोनॉमिकल बैरोमीटर जिसको कह सकते हैं। इकोनॉमिकल बैरोमीटर होता है, सॉरी गलत वर्ड बोला, इकोनॉमिकल बैरोमीटर। किसी देश का जो इंडेक्स होता है वो उस देश की इकोनॉमी को मेजर करने का एक बैरोमीटर है। ये आपने स्टेटमेंट लिख लिया, कैसे ये बताइए। हाँ कोई बता रहा है बासु? हाँ बासु बताइए। सर जैसे कि हमारी GDP डाउन जा रही है, तब भी हमारा बूम आया है उसमें क्या कहते हैं मार्केट में, शेयर मार्केट में। हाँ। तो इससे तो सर अपोजिट शो हो रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई, शानदार क्वेश्चन, मज़ेदार। ठीक है, तालियां। उसने मेरे स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। मैंने कहा ना कि मैं गलत भी लिखा सकता हूँ। वो ये बोल रहा है कि आप तो बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक बैरोमीटर जो है वो जो सेंसेक्स और निफ्टी होता है वो इकोनॉमी का बैरोमीटर है। यहाँ पे क्या खाक बैरोमीटर है, वो तो बढ़ रहा है बैरोमीटर और इकोनॉमी रसातल में जा रही है। ये कहाँ का बैरोमीटर है? आप लोग समझ पाए कि नहीं पाए? जो मेरा और बासु के बीच में कन्वर्सेशन हुआ वो आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अच्छा ठीक है, तो ये आप लोग सर्च करके आइएगा। हम लोग क्लास फिर यहीं पे क्लोज कर रहे हैं।